जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे जो कि पावर एम्पलीफायर है। ठीक है, तो पावर एम्पलीफायर्स आमतौर पर बड़े बड़े लोड को डिराइव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए, पावर एम्पलीफायर डिज़ाइन टू डिलीवर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू द लोड। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ ये पावर amplifiers are designed to deliver large amount of power to the load। ठीक है, तो चूँकि लार्ज अमाउंट ऑफ पावर लोड को डिलीवर करता है तो ये खुद भी काफ़ी पावर डिसिपेट करता है। ठीक है, इट ऑल्सो डिसिपेट्स लार्ज पावर। ठीक है, तो जब हम इसे हाई वोल्टेज या हाई करंट पर ऑपरेट करते हैं तो इसको जो हीट एनर्जी है अपनी वो डिसिपेट करनी चाहिए इनटू द सराउंडिंग्स। ठीक है, सो इफ ऑपरेटिंग एट हाई वोल्टेज और करंट it should dissipate heat to the surroundings। ठीक है, तो आमतौर पर जो पावर ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो बल्कि कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। अगर उन्हें हाई पावर को सस्टेन करना होता है और उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, बाकी कंपोनेंट्स की निस्बत सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, ताकि जो हीट ट्रांसफ़र है सराउंडिंग्स में वो इन्हांस हो सके। ठीक है, तो जो पावर एम्पलीफायर्स हैं पावर ट्रांजिस्टर्स, ये इनमें बल्कि कंपोनेंट्स होते हैं एंड इंक्रीज्ड सरफेस एरिया होता है। कंपोनेंट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज्ड होता है ताकि हीट ट्रांसफ़र इन्हांस हो सके टू सराउंडिंग्स। ठीक है जी, तो पावर एम्पलीफायर आमतौर पर हमारी आउटपुट स्टेज, आखिरी स्टेज या आउटपुट स्टेज पे होते हैं एम्पलीफायर सिस्टम के। तो जो प्रीवियस स्टेजेस होती हैं उनमें जो है वो हम करंट गेन हासिल कर सकते हैं, वोल्टेज गेन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा पावर ट्रांजिस्टर है वो आमतौर पर हमारे एम्पलीफायर सिस्टम के आखिर में लगा होता है या आउटपुट स्टेज पे लगा होता है। ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ, पावर ट्रांजिस्टर is usually last or output stage of amplifier system। ठीक है, प्रीवियस स्टेजेस में आप वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, बफरिंग करंट बफर कर सकते हैं लोड को प्रोवाइड करने के लिए, या सिग्नल कंडीशनिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जो पावर एम्पलीफायर्स हैं वो ऑडियो सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं, रेडियो टीवी रिसीवर्स में इस्तेमाल होते हैं, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं, etc।
और फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स में इनका काफ़ी काम है, यानी कि जिसमें हम इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं और मैकेनिक जो काम है वो मैकेनिकल होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं। तो उनमें काफ़ी ज़्यादा काम आती है ये हमारे पावर एम्पलीफायर, पावर ट्रांजिस्टर्स। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम मिसाल के तौर पर हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स को ड्राइव करना होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी की मोटर को ड्राइव करना होता है, टेप के ड्राइवर्स टेप ड्राइवर्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, या रोबोटिक मैनिपुलेटर। आपने वो आर्म्स देखी होंगी, जिस वो जो रोबोटिक आर्म होती है, जो यानी कि जो ऑब्जेक्ट एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देती है, उसे मैनिपुलेटर कहते हैं। तो रोबोटिक मैनिपुलेटर में इस्तेमाल हो सकते हैं। एंटेना रोटर्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि रोटेटिंग एंटेना है तो उसकी मोटर को रोटेट करने के लिए जो मोटर्स हैं उसको उसमें यानी कि एम्पलीफायर ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो सकते हैं। पंप्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो यूजेज हैं, ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर्स, ठीक है, रेडियो टीवी रिसीवर्स, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स, ETC, और फिर कंट्रोल सिस्टम्स इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स। जिसकी एग्जांपल्स में हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक मोटर को ड्राइव करना, कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप ड्राइवर्स, रोबोटिक मैनिपुलेटर्स, ठीक है, एंटेना रोटर्स, पंप्स, एक्सेट्रा। तो ये पावर एम्पलीफायर्स के यूजेस हैं। ठीक है, तो चैप्टर 7 में आपको याद होगा कि हम बात करते थे स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस क्या होता था कि लेट्स से कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर बना रहा हूँ तो हम किस में कहते थे, हम कहते थे कि एक्टिव रीजन में काम करना चाहिए स्मॉल सिग्नल एनालिसिस को। किस लिए कि हमारे जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कांस्टेंट होती हैं, बीटा कांस्टेंट होता है और बाकी चीज़ें भी कांस्टेंट होती हैं। तो फिर हम इसको सामने रखते हुए सारी इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये चूँकि स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट के लिए हम ये काम कर रहे होते हैं, इसलिए इसको स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कहते हैं, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। ठीक है, अब चूँकि जो पावर एम्पलीफायर है उसने लार्ज रेंज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स पे काम करना होता है, तो इसलिए जो है पावर ट्रांजिस्टर है वो सिर्फ इसी एरिए पे जो है मुख्तस नहीं रहेगा। ठीक है, वो एक्टिव रीजन में भी उसको ऑपरेट करना चाहिए, अगर वो सैचुरेशन में है तब भी वो ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि लार्ज वैल्यूज़ ऑफ यानी कि लार्ज रेंज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स पे पावर ट्रांजिस्टर काम करता है। तो यानी अब चूँकि पावर ट्रांजिस्टर जो है वो लार्ज रेंज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स पे काम करता है, तो इसलिए जो है वो उसको सैचुरेशन में, कट ऑफ में, एक्टिव में, हर जगह पे इसको काम करना चाहिए। तो इसलिए इसको लार्ज सिग्नल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें ये बाकी सारे एरियाज भी शामिल हो जाएं, उसको लार्ज सिग्नल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, लार्ज सिग्नल एनालिसिस में सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में तो पैरामीटर कांस्टेंट रहते थे, जबकि लार्ज सिग्नल एनालिसिस में पैरामीटर्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे। किसी एक पॉइंट पे आपको हो सकता है कोई एक इनपुट और एक आउटपुट मिले, जैसे ही आप किसी दूसरे पॉइंट पे हों तो आपको कोई डिफरेंट आउटपुट मिले।
ठीक है। तो लार्ज सिग्नल एनालिसिस जो है वो पावर ट्रांजिस्टर में होता है। ठीक है। तो अब जाहिर है पैरामीटर्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो पहला इम्पैक्ट उसका है सिग्नल डिस्टॉर्शन। ठीक है। आपको याद होगा कि चैप्टर 7 में हमने देखा था कि नॉन लीनियर एम्प्लीफिकेशन होती थी। ठीक है। यानी कि पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव साइकिल का यानी कि पॉजिटिव साइकिल में कम है वेव फॉर्म, नेगेटिव साइकिल में ज़्यादा है। ठीक है। तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन थी। तो वो क्यों थी? क्योंकि पैरामीटर्स चेंज हो जाते थे। तो पैरामीटर्स चेंज होने की वजह से सबसे पहला काम तो ये होगा कि हमारी सिग्नल डिस्टॉर्शन होगी। ठीक है। सिग्नल डिस्टॉर्शन अकर्स बिकॉज ऑफ चेंज इन एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज ऑफ चेंज इन एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। क्योंकि अब हम स्मॉल सिग्नल की बात नहीं कर रहे, लार्ज सिग्नल की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस नॉन लीनियर बिहेवियर की वजह से हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस होती हैं, और इन हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस को आमतौर पर फीडबैक के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। ठीक है। तो जो इसके दूसरा इसकी इम्पैक्ट ये है कि काफ़ी जो इक्वेशंस हम लोगों ने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए बनाई थी वो अब लार्ज सिग्नल एनालिसिस में उस तरह से वैलिड नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि पैरामीटर्स ही चेंज हो जाते हैं। हमने बीटा कांस्टेंट रखते हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में, यहाँ तो बीटा ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो पैरामीटर्स चूँकि चेंज हो जाते हैं इसलिए हम जो है वो इक्वेशंस यूज़ नहीं कर सकते। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस इक्वेशंस कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड। ठीक है। तो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के जो हमारे इक्वेशंस हैं उनको हम इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर पावर डिसिपेशन। क्योंकि पावर ट्रांजिस्टर में ज़ाहिर है अब उसके बड़े लोड्स को ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें हीट की और पावर की डिसिपेशन भी ज़्यादा होगी। तो हम उसके करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि ट्रांजिस्टर पावर डिसिपेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। तो आमतौर पर हम पावर को क्या कहते हैं? पावर है रेट एट विच एनर्जी इज़ यूज्ड, रेट at which energy is consumed या dissipated। ठीक है। इसलिए इसके यूनिट्स क्या होते हैं? जॉल पर सेकंड या फिर वॉट। ठीक है। 1 जॉल पर सेकंड को 1 वॉट कहते हैं। तो अगर जितनी हीट जनरेट हो रही है उतनी हीट डिसिपेट ना हो तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि जो डिवाइस है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। यानी कि इफ़ हीट जनरेटेड इज़ ग्रेटर दैन हीट डिसिपेटेड, जितना वो जनरेट कर रहा है उतनी डिसिपेट नहीं कर पा रहा हीट, दैट मीन्स कि टेम्परेचर ऑफ डिवाइस विल इंक्रीज। ठीक है। तो हमें पता है कि जो P इक्वल्स टू VI है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अगर जिस रफ्तार से हीट जनरेट हो रही है उस रफ्तार से डिसिपेट ना हो तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। अगर फिर टेम्परेचर उस रफ्तार से अगर डिसिपेट ना हो और टेम्परेचर बढ़ता जाए और एक ख़ास वैल्यू से बढ़ जाए तो हमारी जो डिवाइस है वैसे ही नाकारा हो जाती है। ठीक है। तो डिवाइस कैन बी डैमेज्ड
इरिवर्सिबली, यानी कि उसको हम बाद में ठीक नहीं कर सकते, इरिवर्सिबली इफ़ टेम्परेचर एक्सीड्स अलाउएबल लिमिट। ठीक है, अगर अलाउएबल लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो परमानेंटली डिवाइस जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आमतौर पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जंक्शन जो टेम्परेचर्स हैं और जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है उसकी रेटिंग्स देते हैं। ठीक है, कंपोनेंट बेचते हुए उसकी रेटिंग्स देते हैं। ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरर्स specify junction temperatures, maximum junction temperatures and maximum permissible power dissipation। ठीक है, तो जो मैक्सिमम जो परमिसिबल पावर डिसिपेशन है वो फंक्शन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल पावर डिसिपेशन जो है उसे एज अ फंक्शन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर दिया जाता है। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है? ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, मिसाल के तौर पर दिया होगा कि 25 वाट्स एट 25 डिग्री सी या 25 वाट्स एट 30 डिग्री सी, तो एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ दिया जाता है। ठीक है, तो जो हीट डिसिपेशन है डिवाइस से उसका ताल्लुक सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ भी बहुत है कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है तो डिवाइस जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, डिसिपेशन ज़्यादा हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर डिसिपेशन इतनी आसानी से नहीं होगी। ठीक है, तो जो हीट डिसिपेशन है also depends on ambient temperature। ठीक है, ये ambient temperature भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना, वो होती है आमतौर पर, अगर हम एम्पलीफायर की बात करें, बीजेटी एम्पलीफायर की, तो आमतौर पर वो जंक्शन पे होती है। ठीक है, तो मैक्स नहीं लिखना चाहिए, मोस्ट लिख लेते हैं। मोस्ट एनर्जी एट बीजेटी जंक्शन। ठीक है, ज़्यादातर जो कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो जंक्शन पे होती है, बीजेटी में। कि हमें पता है कि जो हमारी जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो VI होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आमतौर पर IE जो है वो IC के बराबर होता है, और तो यानी कि तो जो P है इज़ ग्रेटर एट जंक्शन। ठीक है, यानी कि देखिए अगर I और IC बराबर हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि किसकी पावर ज़्यादा होगी? जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो वोल्टेज किसके अक्रॉस ज़्यादा होता है? वो होता है रिवर्स बायस रीजन पे, क्योंकि फॉरवर्ड बायस रीजन में तो 0.7 ही होता है। तो जो V है वो रिवर्स बायस रीजन पे ज़्यादा होता है। रिवर्स
रिवर्स बायस्ड रीजन पे ज़्यादा वोल्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पावर डिसिपेशन जो है वो इसी रीजन में या जंक्शन पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि पावर डिसिपेशन पी डी इक्वल्स टू वी सी बी। कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हमारा चूँकि वो होता है रिवर्स बायस, उसमें हमारी ज़्यादा होती हैं, आई सी प्लस वी बी ई आई ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी सी बी प्लस वी बी ई आई सी, क्योंकि आई सी जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई ई होता है। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू वी सी ई आई सी। पी डी इक्वल्स टू वी सी। कलेक्टर एमिटर जंक्शन पे तो ये दोनों सम होकर कलेक्टर एमिटर जंक्शन की वोल्टेज बनाती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ग्राफ बनाता हूँ। लेट्स से PD इक्वल्स टू 2 वाट, PD इक्वल्स टू 1 वाट, PD इक्वल्स टू 0.4 वाट। ठीक है, तो ये क्या है, ये पावर डिसिपेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन है। PD इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन है। इस पूरी लाइन पर PD जो है वो 2 है और PD क्या है, VCE IC, यानी कि इस पूरी लाइन पर वोल्टेज ये VCE है और ये IC है। पूरी लाइन पर, इस पूरी लाइन पर VCE और IC के ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2 बनता है। इस लाइन पर VCE और IC के वो कॉम्बिनेशन हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 1 बनता है, और इसमें पूरी लाइन पर वो वैल्यूज़ हैं जिनको IC और VCE को मल्टीप्लाई करके 0.4 बनता है। ठीक है, तो जितनी जितनी ये सेंटर से दूर जाती जाएगी वैसे वैसे पावर डिसिपेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो हाइपरबोला है ये, इनको हाइपरबोलास कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम ऐसी लाइन हैं जिनमें VC और IC मल्टीप्लाई होके PD बनाते हैं, और PD इस पूरी लाइन पर कांस्टेंट है, यानी कि इस लाइन पे अपनी कांस्टेंट है, इस पे अपनी कांस्टेंट है, इस पे अपनी कांस्टेंट है। ठीक है, जितने जैसे सेंटर से मूव करते जाएंगे वैसे वैसे ये वैसे वैसे ये PD इंक्रीज़ होती जाएगी। अभी एग्जांपल देखते हैं एक, यानी कि कॉमन एमिटर की। RC RB IC, ये वाली वोल्टेज जो है वो VCE है, ये VCC। ठीक है, तो अगर हम लोड लाइन बनाएं, ये VCE और IC, लोड लाइन क्या होती है भला? लोड लाइन IC और VCE के तमाम होते हैं एक ख़ास RC के लिए। ठीक है, ये -1/RC की स्लोप है। ठीक है, तो यानी कि इस पूरी लाइन पर एक ख़ास RC के लिए तमाम VCE और IC के वो हैं कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ भी मैं हाइपरबोलास बनाता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारी लाइन जो थी स्ट्रेट लाइन, ये हमारी थी लोड लाइन, और ये वही जो है वो कांस्टेंट PD लाइंस हैं, कांस्टेंट PD लाइंस। ठीक है, तो अब ये इस पूरी वाली पे लोड लाइन पे एक ख़ास RC के लिए तमाम IC और VCE के कॉम्बिनेशंस होंगे। तो अब ये देखिए कि इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पर ये हाइपरबोला जो है वो इसको, हमारी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो
तो इसका मतलब ये है कि ये जो पावर डिसिपेशन है वो, चलिए मैं इस पहले इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है, ये वीसी और आईसी की वो वैल्यू है जिसकी पावर डिसिपेशन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी लाइन पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे, अगर ये यानी कि इस लाइन पे अगर ये हम ऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम विद इन लिमिट्स हैं, यानी कि पावर डिसिपेशन कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस लाइन से दूर चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर इस लाइन पे चले जाते हैं, तो अब यहाँ पर इस चूँकि लोड लाइन नहीं है तो ऐसा वीसी और आईसी का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है जो मिलकर ये वाली पावर डिसिपेशन बना सके। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कौन सी होगी? मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इस लाइन की होगी। इससे ज़्यादा अगर पावर डिसिपेशन होगी तो हमारा सर्किट जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो फॉर सेफ ऑपरेशन हमारी जो पीडी की लाइन है वो इस लोड लाइन के लेफ़्ट पे होनी चाहिए। अगर राइट पे होगी तो हम वो वाला कॉम्बिनेशन नहीं बना सकेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ वीसी और आईसी की कोई भी वैल्यू है, इनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर ये लाइन है तो ज़ाहिर है ये प्रोडक्ट इससे बड़ा ही है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ये पीडी है तो ये तो प्रोडक्ट इससे बहुत बड़ा है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ठीक है, फॉर सेफ ऑपरेशन load line should be right of PD line, PD हाइपरबोला। ठीक है, तो अगर ये हमारी राइट की तरफ मूव करती है तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसको हम मिलाकर ये पीडी बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा सर्किट जो है वो उतनी पावर डिसिपेट नहीं कर सकेगा। तो जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है वो कब होगी? जब ये हम सेंटर में होंगे, यहाँ पे पूरा वोल्टेज स्विंग मिलेगा। सो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगी। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर्स किस जगह पर? जब ये भी हाफ हो जाएगी वैल्यू और ये भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, डिसिपेशन अकर्स एट IC इक्वल्स टू VCC डिवाइड बाई 2RC एंड VCE इक्वल्स टू VCC डिवाइडेड बाई 2। ये अगर VCC है, ये VCC डिवाइड बाई R है, तो ये इसके हाफ पर हमारा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो सकती है। तो जो PD है वो IC मल्टीप्लाई बाई VCE है, दैट विल बी इक्वल टू VCC डिवाइड बाई 2RC मल्टीप्लाइड बाई VCC डिवाइड बाई 2, दैट वुड बी इक्वल टू VCC स्क्वायर डिवाइड बाई 4RC। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो VCC स्क्वायर बाई 4RC है दैट शुड बी लेस दैन मैक्सिमम PD। जो गिवन मैक्सिमम PD है उससे ये वैल्यू छोटी ही होनी चाहिए। ठीक है, या फिर हम ये कहना चाहिए कि RC शुड बी ग्रेटर दैन VCC स्क्वायर ओवर 4PD मैक्स। ठीक है, तो PD मैक्स गिवन होता है, तो हमने इस तरह से अपनी कंपोनेंट की वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि ये वैल्यू जो है वो हमेशा इस PD मैक्स से कम ही रहे, ज़्यादा ना हो। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। 6.1 VCC इक्वल्स टू 20 वोल्ट्स, RC इक्वल्स टू 1K। हमें PD मैक्स निकालना है, तो बड़ा सिंपल है। PD मैक्स इक्वल्स टू VC स्क्वायर बाय 4RC है, तो 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1K, तो ये हमारे पास वैल्यू निकलेगी
0.1 वाट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पी डी मैक्स है दैट शुड बी ग्रेटर दैन 0.1 वाट। ठीक है, तो वो कहते हैं जी कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, अगर जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया है तो जो नेक्स्ट जो पीडी है वो कम होकर हाफ हो गई है। तो अब बताएं इस हाफ पीडी के लिए आरसी क्या चूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, पीडी मैक्स डैश जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.1 डिवाइड बाई 2, कि अब ये 1.1 निकली है तो 0.05 वाट। आर सी कितनी होनी चाहिए, आर सी शुड बी इक्वल टू, यानी कि शुड बी ग्रेटर दैन 20 स्क्वायर वी सी सी डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई न्यू पी डी जो कितनी है 0.05 वाट। तो 2 किलो ओहम होनी चाहिए आर सी, जो पहले कितनी थी 1 किलो ओहम। ठीक है, तो 2 किलो ओहम से ज़्यादा हमारी आर सी होगी तो तब हमारा जो पी डी मैक्स, पी डी जो होगा जो पावर डिसिपेटेड है वो पी डी मैक्स से कम होगी। तो भी थोड़ी बात कर लेते हैं हीट ट्रांसफ़र इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हीट जो ट्रांसफ़र है वो 3 तरीके से हो सकती है। एक कंडक्शन, ये काफ़ी मशहूर चीज़ें हैं, कंडक्शन, दूसरी रेडिएशन और तीसरी कन्वेक्शन। ठीक है, तो रेडिएशन कंडक्शन क्या होती है, कंडक्शन होती है जब जो हीट ट्रांसफ़र थ्रू मॉलिक्यूल्स होती है या एटम्स होती है। तो इसकी मिसाल ऐसे रॉड का एक एंड अगर गर्म हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो कंडक्ट होते होते पूरा रॉड गर्म हो, दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है। दूसरी मिसाल है रेडिएशन की। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र होती है बग़ैर किसी मीडियम के। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है मीडियम के बगैर। तो इसकी एग्जांपल कैसे है, जैसे सन से एनर्जी जो है हमें मिलती है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है जो अगर तो मिसाल के तौर पर कोई भी हीटेड चीज़ है तो जो सराउंडिंग में उसकी हीट जाती है वो आमतौर पर रेडिएशन से जाती है। कन्वेक्शन ये है कि हीट ट्रांसफ़र कैसे हो, किसी मीडियम के थ्रू। मीडियम का मतलब ये है किसी मूविंग मीडियम के थ्रू हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ गर्म है तो हवा चले तो जो हीटेड हवा थी वो आगे चली जाए, उसकी जगह पर नई ताज़ा हवा या ठंडी हवा आ जाए। ठीक है, तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरी जगह पे। ठीक है, तो जो कंडक्शन है वो आमतौर पर उसको हम फैसिलिटेट कर। अब जो हमारी सेमीकंडक्टर में है ना, सेमीकंडक्टर में इन तीनों की वजह से जो है वो कूलिंग होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स आर कूल्ड बाय ऑल 3 मैकेनिज़म्स। ठीक है, तो कंडक्शन आमतौर पर जो है वो जंक्शन के थ्रू होता है। सेमीकंडक्टर जंक्शन पे ज़ाहिर है जब वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के थ्रू कंडक्शन होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। रेडिएशन जो है वो जो मेटल केस होता है उससे सराउंडिंग में जाती है और एयर फ्लो की वजह से वो सरफेस जो है वो कूल हो सकती है। ठीक है, तो वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये कंडक्शन कब होगी, जब वो मटेरियल में, सेमीकंडक्टर मटेरियल में रेडिएशन केस से सराउंडिंग में, और कन्वेक्शन कैसे होगी, कन्वेक्शन हवा जब उस मटेरियल पे लगेगी, मेटल पे लगेगी सरफेस पे, तो वो हीट को दूर ले जाएगी और उसकी जगह पे फ्रेश एयर, ठंडी एयर आ जाएगी, तो वो कूलिंग करेगी सरफेस की। ठीक है, तो इन तीनों प्रोसेसेस को आसान बनाया जाता है सेमीकंडक्टर में जब हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो इन तीनों प्रोसेसेस को आसान बनाया जाता है। कंडक्शन को कैसे बनाया जाता है आसान, कि फ़िज़िकल कांटेक्ट बनाया जाता है बिटवीन जंक्शन एंड मेटल केस। ठीक है, फॉर कंडक्शन
physical contact is made between junction एंड मेटल केस। ठीक है, रेडिएशन के लिए क्या किया जाता है, रेडिएशन के लिए हीट सिंक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और उनका सरफेस एरिया बनाया जाता है, फिन्स भी बनाए जाते हैं उसमें ताकि कूलिंग हो सके। तो हीट सिंक्स के थ्रू रेडिएशन को हम सपोर्ट करते हैं, और फिर कन्वेक्शन के लिए क्या करते हैं कि फ़ैन्स लगाते हैं कन्वेक्शन के लिए, ताकि वो गर्म हवा को ठंडी हवा से रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो कंडक्शन के थ्रू भी होती है, रेडिएशन पे हम हीट सिंक्स के ज़रिए करते हैं फैसिलिटेट, और कन्वेक्शन को किसके ज़रिए फैसिलिटेट करते हैं, फ़ैन्स के ज़रिए। ठीक है, तो तीनों की वजह से ही कूलिंग प्रोसेस हो सकता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। तो इसके साथ ही एक और चीज़ पे हमारी नज़र पड़ती है, जो है थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, जिस तरह से हमारी हीट फ्लो होती है, जिस तरह से हमारा करंट फ्लो होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसी तरह से हमारी हीट भी फ्लो होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो जो हीट फ्लो है इट इज़ मच लाइक करंट फ्लो। ठीक है, तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो एक्चुअली करंट होता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो क्या है, जो पावर, यानी कि जो हमारी P है, जो पावर डिसिपेटेड, वो किसके साथ एनालॉजी रखती है, करंट के साथ। रेट ऑफ फ्लो है, ये भी रेट ऑफ फ्लो है। जो टेम्परेचर है वो किसके साथ एनालॉजी रखता है, वोल्टेज के साथ। क्योंकि देखें जो करंट कब फ्लो करता है, जब वो डिफरेंस इन वोल्टेज ज़्यादा हो, और पावर डिसिपेशन कब ज़्यादा होती है, जब डिफरेंस इन टेम्परेचर ज़्यादा हो। ठीक है, इसी तरह से जो इस फ्लो ऑफ करंट में रुकावट डालती है वो कौन है, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। और इस तरह से जो फ्लो ऑफ हीट में जो मसला डालती है उसे हम कहते हैं थीटा। ये थीटा क्या है, इस थीटा को कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, जिस तरह से हमारा होता है ना I = V2 - V1 डिवाइडेड बाई R, बिल्कुल इस तरह से हमारा जो P है वो होगा T2 - T1 डिवाइडेड बाई थीटा, या डेल्टा T डिवाइडेड बाई थीटा। ठीक है, या फिर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा शुड बी इक्वल टू T2 - T1 डिवाइड बाई P, और उसके यूनिट्स होते हैं डिग्रीज पर वॉट। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में 16.2 एग्ज़ाम्पल है। इसमें गिवन है हमें P = 2 वाट, जो रेजिस्टेंस है थर्मल रेजिस्टेंस फ्रॉम जंक्शन टू केस, वो 8 डिग्री C पर वाट है। और इसी तरह से जो थर्मल रेजिस्टेंस है फ्रॉम केस टू एम्बियंट या केस टू सराउंडिंग्स, वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। और जो एम्बियंट टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री C है। हमें फाइंड करना है जंक्शन का टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें पता है कि पावर ट्रांसफ़र है वो TJ - TA डिवाइड बाय थीटा JA के बराबर है। ठीक है, तो जंक्शन से ऊपर केस है, केस से बाहर सराउंडिंग्स है। तो यानी कि जो थीटा जंक्शन से एम्बियंट है वो किसके बराबर है, थीटा जंक्शन टू केस प्लस केस टू एम्बियंट के बराबर। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज़ पता है, ये क्या है 20 + 8 = 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। ठीक है, तो पावर डिसिपेशन 2 वाट है, ये हम वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। 2 = TJ - एम्बियंट टेम्परेचर 25 डिग्री है ओवर 28। ठीक है, तो यहाँ से हमारा TJ का निकलेगा 2 × 28 + 25, दैट वुड बी इक्वल टू 81 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
तो इससे हमारा जो टी जे है वो 81 डिग्री सेंटीग्रेड निकला। फिर हमें क्या निकालना है, हमें कहा गया है कि केस का टेम्परेचर भी निकाल के दें, तो वो भी निकाल देते हैं। P इक्वल्स टू टी जे माइनस टी सी डिवाइड बाई थीटा जे सी। अब चूँकि ये देखें हमारा जंक्शन है, जंक्शन से ऊपर केस, केस से ऊपर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो अभी ये सीरीज़ में लगी हुई हैं चीज़ें, तो जिस तरह सीरीज़ में करंट सेम होता है उस तरह सीरीज़ में पावर डिसिपेशन भी सेम होती है। 2 इक्वल्स टू टी जे अभी निकाला हमने 81 माइनस टी सी डिवाइड बाई थीटा जे सी जो है वो है 8 डिग्री। जो टी सी होगा वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी कि टी सी जो होगा वो होगा 81 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये होगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आमतौर पर ग्रीस को इस्तेमाल किया जाता है थर्मल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जिस तरह से डिज़ायरेबल नहीं होती इस तरह से आमतौर पे तो थर्मल रेजिस्टेंस भी डिज़ायरेबल नहीं होती। तो जिस तरह से हम रेजिस्टेंस को लिखते हैं ना, आर इक्वल्स टू रॉ डी बाई ए कंडक्टिविटी और फिर रेजिस्टिविटी और लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया करते हैं, उस तरह से हम थर्मल रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? थीटा इक्वल्स टू रॉ रेजिस्टिविटी टी थिकनेस ओवर एरिया ए। जो टी है वो क्या है, वो थिकनेस है और ए जो है वो एरिया, यानी कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी थिकनेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के। तो इसी से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। जो टी जे मैक्स जंक्शन का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। पावर डिसिपेटेड जो है वो 15 वाट गिवन है। एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री गिवन है। जंक्शन टू केस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है और केस टू एम्बिएंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है कि हीट सिंक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो टी जे निकालेंगे, जंक्शन टेम्परेचर निकालेंगे। अगर जंक्शन टेम्परेचर इस टी जे मैक्स से ज़्यादा आया तो हम कहेंगे हाँ जी रिक्वायर्ड है, अगर इससे कम आया तो हम कहेंगे रिक्वायर्ड नहीं है। तो पी डी इक्वल्स टू टी जे माइनस टी ए डिवाइडेड बाय थीटा जे ए। अगेन जो थीटा जे ए है वो किसके बराबर है, थीटा जे सी प्लस थीटा सी ए के, ये दोनों हमें गिवन है, ठीक है। तो जो टी जे होगा वो होगा पी डी 15 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का सम जो कि है 0.5 प्लस 10 और प्लस टी ए 40 डिग्री, ठीक है। तो इसको सबको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू तो जो उसका जवाब मिलेगा वो होगा 157.5, ठीक है। तो ये टेम्परेचर ज़्यादा है 150 से, यानी कि टी जे जो है वो ज़्यादा है टी जे मैक्स से, तो हमें हीट सिंक जो है हमें हीट सिंक रिक्वायर्ड है, ठीक है। और हमें फिर हीट सिंक की थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सिंक की थर्मल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। और उन्होंने कहा है कि माइका वॉशर भी इस्तेमाल करें जिसकी जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, ठीक है। तो हमें पता है कि टी जे माइनस टी ए इक्वल्स टू थीटा टोटल थिकनेस, टोटल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय पी है। तो हम पहले थीटा टी निकालेंगे, उसके बाद उनको उनमें से एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो
तो टी जे हमें गिवन है 150 माइनस 40 इक्वल्स टू थीटा टी मल्टीप्लाई बाई पी गिवन है 15। तो यहाँ से थीटा टी हमारा निकलता है 7.33 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। ठीक है, तो अब ये थीटा टोटल जो है वो किसके बराबर है, वो थीटा जे सी प्लस थीटा सी ए, और सॉरी सी ए नहीं, थीटा जे सी तो नहीं क्योंकि एम्बियंट नहीं डाला हमने, जे सी प्लस थीटा वॉशर प्लस थीटा सिंक। ठीक है, तो 7.33 इक्वल्स टू थीटा जे सी की वैल्यू गिवन है 0.5, इसकी भी वैल्यू गिवन है 0.5 प्लस थीटा एस हमने निकालना है। थीटा एस वुड बी इक्वल टू 6.33 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। ठीक है, इस तरह से एक कॉन्सेप्ट है डी रेटिंग का। डी रेटिंग क्या होती है कि आमतौर पर जब हमें मैन्युफैक्चरर बताता है ना कि पी डी मैक्स जो है वो 10 वाट है, तो ये साथ ये भी बताता है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड एम्बियंट बताता है जी, एम्बियंट टेम्परेचर 40, या ये कहता है कि पी डी मैक्स इक्वल्स टू 20 वाट एट 50 डिग्री केस टेम्परेचर। यानी कि जब भी वो पी डी मैक्स बताता है साथ टेम्परेचर भी लाजिम बताता है। तो अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो अब पी डी मैक्स की वैल्यू ये नहीं रहेगी बल्कि कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन वैल्यू से ऊपर क्या वैल्यू हो जाएगी, पावर डिसिपेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, पावर डिसिपेशन वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हम इस टेम्परेचर से ज़्यादा हुए तो टेम्परेचर वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस पावर डिसिपेशन के कम होने को हम कहते हैं डी रेटिंग। ठीक है, और ये डिफ़ाइन की जाती है डी रेटिंग फैक्टर से, जिसके यूनिट्स होते हैं वाट पर डिग्री सेंटीग्रेड। जितने डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो जाएंगे उतने वाट्स जो हैं वो उस पर ज़्यादा लगेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे इस मिसाल के तौर पर अगर पी डी गिवन है 20 वाट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ में डी रेटिंग फैक्टर गिवन है 100 मिली वाट पर डिग्री सेंटीग्रेड अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर हमें पी डी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करनी है तो वो कैसे होगी, वो 25 माइनस दिस टेम्परेचर 100 माइनस वो टेम्परेचर जिस पे ये चीज़ डिफाइंड है 25 मल्टीप्लाइड बाय डी रेटिंग फैक्टर 100 मिली। जो रिज़ल्ट आएगा, सॉरी ये 20 था, पावर डिसिपेटेड 20, हाँ 20 थी, 20 माइनस दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय डी रेटिंग फैक्टर, तो 12.5 वाट। यानी कि अब जो है वो पावर डिसिपेशन 20 वाट से कम होकर 12.5 वाट पे रह गई है, ऐसे डी रेटिंग कहते हैं। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है 16.4, तो इसको खुद देखिएगा, आसान ही है एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हमारा था, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।